Hello everyone, welcome to our channel Tech for Info. Myself Srishti Vaishnav. I am your instructor throughout this journey. As we know, we have started our journey in CUET MC Entrance Examination Preparation Series, and in this series we have already completed our vectors and a part of trigonometry. So for a change, I have taken a next chapter, that is sets and relations, so that you can get a little more time for practicing your trigonometry chapter. So let's start our third chapter, that is sets and relations. It's a small topic. So let's start without any delay. Have a look on this syllabus of CUET. So in this syllabus, topics are included like union, intersection, cardinality, elementary counting, and permutations and combination. So as we know, permutations and combination is a vast topic. So we will going to cover this topic in our next video. As of now, in this video, we are going to cover only sets and relations. So let's start with the introduction of sets. What do you mean by set? What is set? Set is nothing, just a collection of things, or we can say that a well-defined collection of things. So definition हमसे क्या बोल रही है? A set is a well-defined class or collection of objects. Well-defined means, what you mean by well-defined? वेल डिफाइंड मीन्स एक ऐसी चीज जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा है या कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, तो किसी की प्रिटीनेस को, किसी की सुंदरता को हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उसकी कोई भी लिमिट नहीं. हो सकता है कि मेरे लिए कोई इंसान बहुत ज्यादा सुंदर है और आपके लिए ही वो इंसान बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है. ठीक है, तो वो एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है. किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुंदर हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सुंदर नहीं हो सकता. किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा नहीं हो सकता. तो वेल डिफाइंड मीन्स कि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज सेम रहे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर मेरे लिए 1 to n नेचुरल नंबर्स है, तो आपके लिए भी तो 1 to n नेचुरल नंबर्स ही होंगे. तो सेट आपको समझ आया होगा व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड. कलेक्शन मीन्स कि बहुत सारी चीज एक साथ, लाइक नेचुरल नंबर्स. तो अगर मैं बोलूँ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 और अप टू इन्फाइनाइट वी कैन से दैट. तो दिस इज नोन एज सेट. ओके, दिस इज नोन एज सेट. तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर मेथड इज नथिंग, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, ये रोस्टर मेथड कहलाता है, जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस में हमारे एलिमेंट्स को डालते हैं. जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस में हमारे एलिमेंट्स को डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, simply this form is known as roster form. This form is known as roster form. In this method, a set is described by listing elements separated by commas within braces. The set of vowels of English alphabet may be described as this. तो set of vowels is also known as a set, because मेरे लिए भी सेट ऑफ वॉबल्स सेम ही रहेगा, ए ई आई ओ यू, और आपके लिए भी सेट ऑफ वॉबल्स सेम रहेगा. एक ऐसी चीज जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं और सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सेट. अब सेकंड वे क्या है जिस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इज सेट बिल्डर मेथड. So set builder method is nothing. In this method, a set is described by characterizing property px of its elements x. In such a case, the set is described by x such that px holds. This column is read as such that, and this is also read as such that. तो अगर मैं बोलूँ कि आपको एक कलेक्शन बनाना है नेचुरल नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, तो आप कैसे बनाएंगे नेचुरल नंबर्स? तो अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में सिंपली लिखूंगी तो सिंपली लिख सकते हैं कि 0 का 0, 1 4 9 एंड सो ऑन. दिस इज रोस्टर मेथड. नाउ सेकंड इज सेट बिल्डर. सेट बिल्डर को हम कैसे लिखते हैं? पहले मैं इसका जनरल वे आपको बता रही हूँ कि जनरल वे में आप कैसे लिख सकते हैं. पी ऑफ एक्स, या फिर हम स्लैश लगा सकते हैं, या फिर कॉलिंग भी आप लगा सकते हैं. देन ये x का रेंज हमें बताना है कि x कहाँ बिलोंग करता है. तो हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स में. सिंपली x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, p ऑफ x मेरा क्या है, मेरे को दिया हुआ है स्क्वायर फाइंड करना है, तो मुझे x का स्क्वायर निकालना है, कॉलन, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दिस इज नोन एज सेट बिल्डर मेथड. दिस इज नोन एज सेट बिल्डर मेथड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमें दिया हुआ है किसका, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स. z इज नोन एज इंटीजर. ओके,
सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इस सेट के चैप्टर में कौन कौन से सिंबल्स देखने वाले हैं, सो दैट हमें अगर कोई भी सिंबल दिखे तो हम उस चीज को रिजेंबल कर पाए कि ये क्या डिफाइन कर रहा है। तो अगर मुझे कहीं पे भी ये सिंबल दिखेगा, इट मीन्स एक्स इम्प्लाइज टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया है, अभी मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ। दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू मतलब कि किसी में वो चीज लाइक करती है, वो उससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू यू मीन्स मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, या आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो मैं क्या करती हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, दिस इज अ सबसेट मतलब कि बी अगर मेरा 1 2 3 है, तो ए वो एलिमेंट्स सिर्फ कंटेन कर रहा, अगर ए सबसेट है तो वही एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा जो बी में ऑलरेडी है, मीन्स या तो 1 2 होगा, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। आगे और भी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे। इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड टू, डजेंट बिलोंग मीन्स इसको ही डजेंट बिलोंग, मतलब आई डजेंट बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, मतलब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम सच दैट रीड करते हैं। फॉर एवरी मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब हमें वरना ऐसे लिखना होगा फॉर एवरी एक्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट, एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ये हम सबको पता है। एंड दिस इज अ डिवीजन का सिंबल है। दिस इज अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने पढ़ लिया कि सेट क्या होता है। सेट को 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रोस्टर एंड द सेकेंड इज सेट बिल्डर। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। हमने कुछ सिंबल्स भी देखे हैं कि सिंबल्स कौन कौन से सिंबल्स हमने देख लिए, वो हम आगे डिटेलिंग में देखेंगे सबका मीनिंग। अभी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने वो टेबल इंक्लूड किया हुआ है ताकि आप अवेयर रहें अगर आगे कोई भी सिंबल आए तो। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो बहुत टाइप्स के सेट होते हैं। तो फर्स्ट इज नल सेट। नल सेट नेम से पता चल रहा है, नल मीन्स नल होगा। तो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो, रोस्टर फॉर्म में सिंपली ऐसे नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नल, दिस सिंबल इज नोन एज फाई। फाई इज ऑल्सो कंसिडर एज नल सेट और एम्प्टी सेट। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो ये क्या नल सेट होगा, नो, दिस इज नॉट अ नल सेट, बिकॉज सेट के अंदर फाई है, मीन सेट के अंदर 1 एलिमेंट है, तो दिस विल कंसिडर एज सिंगलटन सेट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। अगर मुझे एक एम्प्टी सेट डिफाइन करना है तो मुझे या तो सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस यूज करना होगा या फिर सिर्फ फाई यूज करना होगा। अगर मैं ऐसे करके यूज करती हूँ तो दिस विल नॉट कंसिडर एज अ एम्प्टी सेट। नाउ सिंगलटन सेट इज अ सेट consisting of a single element, means 5, okay, 1 2, कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। ना फाइनाइट सेट, नेम से पता चल रहा है, मतलब द सेट विच इज हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लाइक अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, नो, दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ फाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, मीन्स 1 2 3 10 तक क्या होगा, ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो ये फाइनाइट है, मतलब हमें एक फाइनाइट नंबर का रेंज दिया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक हमें एक सेट बनाना है। कार्डिनल नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेके 10 होंगे, मीन्स 10। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 10 होगा। 1 4 5 6, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CN। कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द नंबर n इन द above definition is the cardinal number or order of a finite set A and is denoted by n of A or O of A। means n of A मेरे set of natural numbers up to 10 का क्या होगा, 10 होगा, because the number of elements in a set is known as its cardinal number। आई होप फाइनाइट सेट क्लियर होगा, कार्डिनल नंबर, नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। इनफाइनाइट सेट भी हमने साथ साथ पढ़ लिया है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर जिसका कोई भी फाइनाइट रेंज ना हो, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट।
इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट इज द सेट विच इज हैविंग अ सेम कार्डिनल नंबर, विच इज हैविंग अ सेम कार्डिनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल पे देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, सेकंड इज 3 4 5। तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है हमारे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो दीज टू विल कंसिडर एज इक्विवेलेंट सेट्स, दीज टू विल कंसिडर एज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट मीन्स जिसका कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए एंड एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ए सेट में 1 2 3 है, if a set A is having 1 2 3 elements, then B should also have 1 2 3 elements. Only then A is equals to B. A is equals to B. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट की। टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. Two sets A and B are said to be equal if and only if every element of A is an element of B and also every element of B is an element of A. देखो 2 3 5 6 एंड 2 3 5 6 ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड सेम नंबर्स भी होने चाहिए। एंड दिस आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा इक्विवेलेंट में एंड इक्वल में। इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर सेम होता है, इक्वल में कार्डिनल नंबर भी सेम होता है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते ही हैं, नंबर्स भी सेम होंगे। मीन्स 2 3 5 6 है तो उसमें भी 2 3 5 6 होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों सेट में। यूनिवर्सल सेट, द पेरेंट ऑफ एवरी सेट, हम इसको क्या बोल सकते हैं? द पेरेंट ऑफ एवरी सेट, मतलब जितने भी सेट्स होते हैं उन सब से ऊपर यूनिवर्सल सेट आता है। सारे सेट्स का सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। अ सेट दैट कंटेन्स all sets in a given context is called universal set. It should be noted that universal set is not unique, it may be differ in problem to problem. अगर यूनिवर्सल सेट हमारा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करता है। अभी ये समझो कि यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स को कंटेन करता है अपने अंदर एंड दिस इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। ओके, पावर सेट, पावर सेट क्या है? इफ एस इज एनी सेट देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट क्या कंटेन करता है? सारे सेट्स का सबसेट्स। मीन्स अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं, मेरे में 2 एलिमेंट्स हैं 1 and 2, तो इसका पावर सेट क्या होगा? सारे सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट का मतलब होता है कि मतलब ए 1 and 2 का सबसेट क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। ओके, 5 भी होता है। 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। 5 इज अ सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको इसमें देखो दो चीजें आपको अच्छे से पता चली। यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट होता है। सुपर सेट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स कंटेन होते हैं। पावर सेट के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज क्या पता चली? सबसेट। सबसेट मीन्स कि अ पार्ट ऑफ अ सेट, अ पार्ट ऑफ अ सेट, मतलब अगर 1 2 का कोई भी सबसेट होगा तो क्या हो सकता है? 1 2 में 1 और 2 एलिमेंट्स है तो 1 हो सकता है उसका सबसेट, 2 हो सकता है उसका सबसेट, 5 हो सकता है उसका सबसेट एंड 1 and 2 भी उसका सबसेट होगा। मतलब अगर उसमें 2 n एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेके n एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन जो भी होंगे वो इसके सबसेट हो सकते हैं। और थर्ड चीज आपको क्या पता चली? phi is a subset of every set. phi is a subset of every set. तो एक क्वेश्चन हम करते हैं 1 और 2 मैंने क्वेश्चन लिया था तो इसका सबसेट क्या क्या होगा? एक तो phi होगा। कर्ली ब्रेसेस में हम सबसेट्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि सब सेट है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। एंड थर्ड वन इज 1 and 2। तो ये क्या हो गए? हमारे पास 4 सबसेट्स आ गए। 5 1 2 and 1 and 2। तो पावर से अगर मेरे से कोई पूछे कि यू हैव अ 32 elements, you have a 32 elements, now tell me how many power set में कितने एलिमेंट्स होंगे? how many elements are there in power set? if you have 32 elements then how many elements in the power set of this set? तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। पावर सेट्स एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला इज 2 raised to the power n। 2 raised to the power n मीन्स 2 की पावर 32 एलिमेंट्स होंगे मेरे किसमें? पावर सेट में। एक बार फिर से पावर सेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझाती हूँ सब कुछ रेज करके ताकि क्लियर हो जाए, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप लोग। पावर सेट क्या होता है? ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एंड व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है?
अब पार्ट ऑफ अ सेट, अगर कोई सेट हमारे पास है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के उसके कुछ कुछ पार्ट्स लेके हम सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब पावर सेट क्या होंगे, सारे सबसेट्स इंक्लूड होना चाहिए मेरे। अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द सबसेट्स, विच इंक्लूड्स ऑल सबसेट्स। ठीक है, और पावर सेट में बोला है सारे सबसेट होना चाहिए, तो 5 ही होगा, बिकॉज 5 जो है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो एक एग्जांपल है a कॉमा बी। अब मुझे इसका सबसेट पावर सेट निकालना है। पहले तो बोला हुआ है पावर सेट, तो एक कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा पावर सेट के लिए। ओके, पावर सेट के लिए मेरा एक कर्ली ब्रेसेस लग गया। नाउ सबसेट्स निकालने, तो एक हो गया 5, दूसरा a, एक एलिमेंट, पहले एक एक के कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम। ओके, नाउ टू टू के कॉम्बिनेशन। मैंने देखा कि मेरा सेट तो एंड हो गया, तो मेरे सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। ओके, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ पावर सेट क्या होगी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ n एलिमेंट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n एलिमेंट्स, द फॉर्मूला इज 2 raised to the power n. There are 2 raised to the power n elements. There are 2 raised to the power n elements. Sorry for this box. Okay, तो देयर आर 2 raised to the power n elements. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। लास्ट ईयर किसी एग्जाम में ये सिंपल सा क्वेश्चन आया भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ पावर सेट में क्या होंगे अगर हमारे n एलिमेंट्स हैं। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ओके, यहाँ पे आप देखो 3 एलिमेंट्स का पावर सेट फाइंड किया है। पहले 5 होगा, फिर 1 1 का कॉम्बिनेशन ले लो, 1 a b c। नाउ 2 2 के कॉम्बिनेशन सारे ले लिए, देन लास्ट में वो सेट खुद। अब पावर सेट में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर सेट, एक होता है इम्प्रॉपर सेट। ओके, देखो यहाँ पे भी बोला हुआ है पावर सेट ऑफ एस गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों होगा, कि क्योंकि 5 तो जरूरी होगा ना उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स पहले सबसेट्स जान लेते हैं। ठीक है, सबसेट्स के अंदर हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो सबसेट क्या है, लेट a एंड b बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b, देन a इज कॉल्ड सबसेट ऑफ b। जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में वो सारे बी में होने चाहिए, ओनली देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट इन दिस केस वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर ए सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है बी के, तो ए तो सबसेट होगा बी का, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, अगर ए मेरा सबसेट है बी का, देन वी कांट से दैट कि बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों चीजें तभी ट्रू होंगी जब a इक्वल्स टू बी होगा। आइदर केस ये दोनों चीजें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b वी कैन राइट इट एज, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। देखो हमने सिंबल टेबल में भी ये सिंबल पढ़ा था सबसेट का। ओके, सबसेट का सिंबल, ओके, विच इज रीड एज a इज अ सबसेट ऑफ b और a इज कंटेन्ड इन b। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मेरा a ये है, ये b, अगर मेरा b ये है 1 2 3, देन a मेरा 1 2 है होगा, तभी मेरा a इज अ सबसेट ऑफ b होगा। देखो क्या बोला था इसने कि a इज एन एलिमेंट ऑफ b, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b। a के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे वो सारे b में होने चाहिए। आप चेक करो, 1 है b में है, 2 है b में है, तो मीन्स a एक सबसेट है। तो जितने भी एलिमेंट्स मेरे a सेट के होंगे वो सारे मेरे b सेट में होने चाहिए, तभी a मेरा सबसेट होगा b का। Now there are two types of subsets. First is proper and second is improper. If A is a subset of B and A is not equals to B, A is not equals to B means vice versa is not true. B is not a subset of A. Only B is not a subset of A. Only A is a subset of B. Then A is a proper subset of B. We write this as A is a proper subset of B. आपने देखा होगा प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है एंड सबसेट का सिंबल ये होता है। सबसेट का सिंबल ये होता है, ओके, एंड प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है। ओके, क्लियर? आई होप अब तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इस केस में प्रॉपर सबसेट वो होता है जब a इज नॉट इक्वल्स टू b, ओनली a इज अ सबसेट ऑफ b। नाउ द नल सेट पाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस 1 2 3 इज ऑलरेडी इट सबसेट। हमने पावर सेट वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज देखी थी
कि 1 2 3 खुद का सबसेट है, मेरे सबसेट्स का कॉम्बिनेशन होता है ना पावर सेट, तो उसमें खुद भी आ रहा है ना ABC, तो खुद का खुद भी सबसेट होगा, अगर कोई सेट है वो खुद का सबसेट भी होगा. ओके, then set itself such that phi is a subset of A and A is also a subset of A for every set A, then they are called improper subsets of A. Okay, thus every non-empty set has two improper subsets. It should be noted that phi has only one subset, phi, which is improper. Okay, phi के पास सिर्फ एक ही improper subset होगा, that is phi. देखो phi खुद का improper subset होता है, बाकी किसी भी set का improper subset नहीं होता है. ठीक है, phi मेरे proper में include होता है. phi मैं यहाँ लिखती हूँ, phi is a improper subset of itself, okay, not of any other set. कुछ बुक्स में फाई को प्रॉपर में इंक्लूड किया हुआ है, कुछ में फाई को प्रॉपर में किया है, बट हम प्रॉपर में ही रीड करेंगे. ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है, फाई खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ना कि किसी और सेट का होता है. मीन्स कि यहाँ पे मेरे अगर किसी ए सेट का अगर मुझे इम्प्रॉपर सबसेट कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो सिर्फ एक होता है जो कि वो खुद होता है. बाकी प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे मेरे, 2 raised to the power 8, that is all, sorry 2 raised to the power n minus 1. 1 कौन सा रिमूव किया है मैंने सबसेट, वो खुद, जो कि एक इम्प्रॉपर हो गया. ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. दोबारा मैं बता रही हूँ, प्रॉपर सबसेट का ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला है. ए में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसके टोटल सबसेट्स फाइंड करूँ तो कितने होंगे. टोटल सबसेट्स मींस पावर सेट, पावर सेट सारे सबसेट्स कंटेन करता है, पावर सेट मेरे सारे सबसेट्स कंटेन करता है, तो ये कितने होंगे मेरे 2 raised to the power n. अब मेरा अगर एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो मुझे अगर प्रॉपर सबसेट निकालना है तो मैं एक इम्प्रॉपर सबसेट को इसमें से माइनस कर दूंगी, टोटल माइनस इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेन डायग्राम. तो आगे बढ़ते चलते हैं. हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है, हमने हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स भी कंप्लीट कर लिया. कितने कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं. नल सेट पढ़ लिया, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट, इक्वल, यूनिवर्सल, पावर सेट, सबसेट. ओके, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट. नाउ अब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे. वेन डायग्राम आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट हम जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका. बहुत इजी होता है. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है. ओके, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ a set, that is this circle is known as a set. ठीक है, a combination of rectangle and circle are called as Van Euler diagrams और simply Venn diagrams. जो सेट के क्वेश्चंस होते हैं वो वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, इसलिए वेन डायग्राम को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमें समझ आ गया, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज अ यूनिवर्सल सेट एंड अ सेट A is this circle is known as a set A. If A and B are not equal but they have some common elements, then to represent A and B, we draw two intersecting circles. Two disjoint sets are represented by two non-intersecting circle. अगर मेरे two disjoint sets हैं तो उन्हें मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे. This is A and this is B, two disjoint sets. अगर they are having some common part, कह रहा है ना यहाँ पे कि कुछ common elements हैं, तो उसका क्या होगा, कुछ एक तो ये हो गया कुछ कॉमन एलिमेंट्स और कुछ नॉन कॉमन है, तो ये पार्ट नॉन कॉमन हो जाएगा और ये वाला पार्ट कॉमन में आ जाएगा. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड दिस इज बी. तो ये हमने कॉमन वाला देख लिया. कॉमन का कैसे बना सकते हो, ये हमने डिसजॉइंट का देख लिया कि हम डिसजॉइंट का कैसे बना सकते हैं. नाउ यहाँ पे मैंने यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम की हेल्प से. यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट्स को कंबाइन कर देना, बट उस कंबाइन कर देना, जैसे ए ये था बी ये था, तो दोनों सेट्स देखो शेडेड है. शेडेड रीजन मीन्स कि दोनों सेट को मिला के एक सेट बनाया हुआ है. मीन्स अगर ए मेरा 1 2 3 है एंड बी मेरा 4 5 है, सेट है, तो कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाना एंड प्लीज अवॉइड माय गंदे कर्ली ब्रेसेस. सो रिजल्टेंट क्या होगा मेरा 1 2 3 4 5. दिस इज कंसिडर्ड एज यूनियन. ए एंड बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना. यूनियन का साइन यू होता है, यू जो दिख रहा है आपको, ए यूनियन बी. This is known as union. This is known as union. Okay. Now
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीन्स होता है, यूनियन का मतलब ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए के जो ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनको रिटर्न कीजिए। मीन्स अगर ए मेरा है 1 2 3 एंड बी मेरा है 2 एंड 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, एक तो 2 एलिमेंट कॉमन है, एक 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो 2 एंड 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ A and B. 2 and 3 is the intersection of A and B. And this is known as universal set. Universal set का बाद में हमें पता चलेगा कि इसका फायदा क्या होता है। ओके, सो लेट ए यूनियन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, और का यूज करते हैं यूनियन में, एंड इंटरसेक्शन में एंड का यूज करते हैं, और इस वे में हम इंटरसेक्शन और यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let A and B be two sets. The union of A and B is the set of all elements which are in set A or in B. मतलब A में भी है और B में भी है, जो भी सारे एलिमेंट्स A और B में हैं उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। We denote the union of A and B by A union B, which is usually read as A union B. इंटरसेक्शन का भी सेम ही आप रीड कर लीजिएगा। वेन डायग्राम में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि ये जो एलिमेंट्स होंगे ये दोनों में कॉमन होंगे, तो यही शेडेड रीजन है हमारा। सो नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। मींस ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई है, मींस हैविंग अ नल सेट, जिनका इंटरसेक्शन नल है। मींस अगर मेरा ए जो है 1,2 है एंड बी मेरा 4,5 है, देन ए एंड बी विल बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि ए एंड बी में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए एंड बी इज हैविंग अ जीरो कॉमन एलिमेंट। ओके, like 1,3 and 3,4 are called disjoint sets क्योंकि A and B 1 2 इसमें नहीं है, 3 and 4 इसमें नहीं है। ओके, now the second fourth one is difference of sets. Difference of sets is easy. अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ओके, so A and B. Now I want to find A minus B. डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर हम देखें तो हम पहले उसे वेन डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। ए में से बी माइनस करूँ, जितना भी पार्ट है बी का, मीन्स कॉमन वाला पार्ट भी मुझे माइनस कर देना है, तो मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, मेरे पास सिर्फ ये शेडेड रीजन बचेगा। ओके, सिमिलरली बी में से ए को माइनस कर दो, कॉमन एलिमेंट्स भी मेरे साथ में माइनस हो जाएंगे। ये समझने की चीज है डिफरेंस में कि कॉमन एलिमेंट्स भी मेरे चले जाएंगे एंड दिस शेडेड रीजन विल बी विद मी। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी समझ आ गया होगा। हम इसको ऐसे करके सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस एक्स में वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में होंगे, नॉट बिलोंग्स टू बी। एक भी एलिमेंट नहीं आएगा जो बी में होगा। मींस अगर मैं देखूं 1, 2, 3, 4, आई हैव अ ए सेट एंड अ बी सेट दैट इज हैविंग अ 3, 4, 5। ओके, अब मुझसे बोला है ए में से बी हटा दो, तो ए में से बी वाले पार्ट्स हटाने, बी मीन्स 3 एंड 4 आई हैव टू रिमूव। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट 1, 2। आई होप ये समझ आया होगा। ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको ऊपर अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके बता दिया है। ये एग्जाम्पल आप खुद एक बार रिव्यू कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Let A and B be two sets. The symmetric difference of sets A and B is the set A minus B union B minus A. Means अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊं तो मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो कॉमन पार्ट को रिमूव कर देता है। मीन्स ये होगा एंड ये होगा, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ओके, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को रिमूव कर देता है, इसीलिए A यूनियन B में से मैं A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देती हूँ। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। आप यूनियन ये वेन डायग्राम से इजीली इसको समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मीन्स ए का रिवर्स विल बी कंसिडर्ड एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से अगर मुझे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगी, देन वी विल गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लाइक ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ऑफ डैश, लाइक दैट। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बताया हुआ है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम।
तो वेन डायग्राम से एक बार देख लेते हैं, सिंपल है बहुत ज्यादा, ए को माइनस करना है यूनिवर्सल में से, तो ये सर्किट पूरा रिमूव हो जाएगा और ये जो पार्ट है ये आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये एग्जाम्पल लेके बताया हुआ, आप एक बार देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। अगर एक क्लास है जिसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो सेट क्या कंसिडर किया जाएगा? अ नल सेट, अ सिंगलटन सेट, अ फाइनाइट सेट एंड अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। टेक अ पॉज ऑफ 2 seconds एंड कमेंट मी द आंसर। ओके, मैं आपको जब तक आगे बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी को मीजर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। मीन्स मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, बट हो सकता है किसी और टीचर के हिसाब से वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। अगर किसी की भी क्वालिटी के बारे में कोई पूछ रहा है तो वो कभी भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। रियल नंबर है, वैलिड है। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, दिस इज नॉट वैलिड। एक्स स्क्वायर नेवर बी माइनस इक्वल्स टू बी माइनस वन। नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री। एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस टू, ये भी पॉसिबल है, रियल नंबर है। तो मीन्स एम्प्टी सेट क्या होगा मेरा? बी ऑप्शन विल बी द एम्प्टी सेट, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन विल नॉट बी पॉसिबल एट एनी केस। ओके, तो दिस विल रिजल्ट मी टू अ एम्प्टी सेट, टू एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट्स, मैंने आपको बताए थे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं एक सेट में। पहले तो मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं एक सेट में। पॉज लो, कमेंट में बताओ कितने होते हैं। इसका मैं बता देती हूँ कि अगर किसी सेट में सेट ऑफ एन एलिमेंट है किसी सेट में, अगर मेरे किसी एलिमेंट एन एलिमेंट है किसी सेट में, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2⁻n। ओके, अगर प्रॉपर सबसेट बोल रहा है तो हर एक सेट में एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज इटसेल्फ। तो वन को माइनस कर देंगे टोटल सबसेट्स में से, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे मेरे पास? 2⁻³ minus 1, that is 7. Then answer will be a 7. Okay. Now given the set A, B and C, then find, हमें क्या फाइंड करना है? A यूनियन, हम यूनियन पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर ब्रैकेट लगा होता है तो हमें बताया सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो मेरे पास B क्या है? 3,4। व्हाट इज C? व्हाट इज C? 4,5,6। तो मेरे पास B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? B एंड C में कॉमन पार्ट क्या है मेरा? 4। 4 इज द कॉमन पार्ट ओनली, देन B एंड C कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 4। एंड मुझे A के साथ इसका यूनियन करना है, देन A कंटेन्स 1 2 3। नाउ यूनियन कर देंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्वाइट इजी। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 भी। दिस विल बी द आंसर। मैच करो, दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। इजी है, बहुत इजी है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। आपको मैंने बताया था वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले मैं ब्रैकेट का बनाती हूँ, A इंटरसेक्शन B पहले हम बनाएंगे। तो A इंटरसेक्शन B में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, नाउ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा क्या था? A इंटरसेक्शन B था। नाउ अब मैं बनाऊंगी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शन वाले पार्ट को यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो मेरा सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा के, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा के बाकी पूरा पार्ट आएगा, दिस वन and this one, whole part. Only the intersection part will be not be included. Now A intersection B का complement. ओके, तो इसका अच्छे से बनाती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, एंड दिस इज इट। अब आप मुझे बताएं इस पार्ट में एंड ए पार्ट में कॉमन पार्ट क्या होगा? ये होगा क्योंकि इंटरसेक्शन ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, ओनली दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड एंड दिस इज
मैं क्या बोल सकती हूँ, ए माइनस बी बोल सकती हूँ इसे, और ए बोल सकती हूँ सिर्फ। तो मेरा आंसर ए विल बी करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ, एक ही वेन डायग्राम में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने का कोशिश करती हूँ। ओके, दिस विल बी माई ए एंड दिस विल बी माई बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स मेरे पास ये पूरा पार्ट आएगा, ये पूरा इंटरसेक्शन हट जाएगा सिर्फ, बाकी पूरा पार्ट आ जाएगा। ओनली इंटरसेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, नाउ ए से इंटरसेक्शन जब मैं करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आएंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट हम देखते हैं, तो सिर्फ मेरा ए वाला पार्ट आ जाएगा। सिर्फ मेरा कौन सा पार्ट आएगा, ए वाला। अगर मैं ए से इंटरसेक्शन देखूं इसका, ए एंड बी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट पहले हट चुका है, और सिर्फ ए में मेरा ये पार्ट इंक्लूडेड होगा। मैं आपको अच्छे से दोबारा से क्लियर करती हूँ। ओके, कॉम्प्लीमेंट तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये मेरा इंटरसेक्शन रिमूव हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे साथ, पूरा ये पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल से माइनस कर रहे हैं तो इस हमारा रेक्टेंगल भी इंक्लूड हो जाएगा ना। फिर ए क्या होगा मेरा, सिर्फ ए क्या होगा, ये इंटरसेक्शन को भी इंक्लूड कर रहा होगा, और ये पूरा सिर्फ ये सर्कल होगा। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या चीज है, ये वाला पार्ट। इसमें इन दोनों पार्ट में से इंटरसेक्शन हट जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें रेक्टेंगल इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसमें से रेक्टेंगल हट जाएगा। तो मेरा कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, दिस वन ओनली। तो आंसर विल बी ए। ओके, अब मेरे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आ गए हैं, जो सिंपल रिजल्ट्स हम देख रहे थे, पहले रिजल्ट्स देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, रिजल्ट। ओके, नाउ अगर मेरे पास ए एंड बी की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज दी हुई है, एक्स एंड बी का कुछ भी फिक्स्ड वैल्यू दिया हुआ है, एंड उसका कॉमन पार्ट भी दिया हुआ है, कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले को यूज कर सकती हूँ, एन ऑफ ए मींस एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस एलिमेंट्स इन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ओके, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट होगा, तो हमें पता है डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। मतलब ए एंड बी, एन ऑफ ए और एंड बी, मतलब कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने होते हैं डिसजॉइंट सेट्स में, 0। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला आ जाता है। ओके, ए माइनस बी हमने वेन डायग्राम से सीखा था, मीन्स ए में से मुझे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना होता है। ओवरऑल ए में से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। सिंपली ये देखो फॉर्मूला इन्होंने बनाया, ए ऑफ ए में से एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एंड एन ऑफ ए ऐसे करके फाइंड हो सकता है मेरा। सिर्फ फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करके ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बना रहे हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया था, ये सिंबल किसका होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस के इन्होंने देखो ये दो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, बस सिंपली आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलाज। देन यू विल, अब यहाँ पे ए यूनियन बी का सिर्फ दो का हमें फॉर्मूला दिखा था, थर्ड का इसका इजी फॉर्म क्या है, पहले सिंगल सिंगल लिख लो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, सी प्लस हो रहा है, ऑल्टरनेटिव चलता है, मीन्स प्लस माइनस प्लस। नाउ टू एलिमेंट्स के सारे माइनस होंगे, देन थ्री एलिमेंट्स के सारे प्लस होंगे। वन के एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं तो टू के एलिमेंट्स माइनस होंगे, थ्री एलिमेंट्स प्लस होंगे। तो देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, देन माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी ऑफ इंटरसेक्शन सी माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन सी। सारे एलिमेंट्स आ गए दो दो के कॉम्बिनेशन के। नाउ अब थ्री का कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि प्लस होगा, क्योंकि हमारे प्लस साइन ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। अगर कोई मेरे से पूछ रहा है बताओ कि दो सेट्स में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर थ्री का सेट दिया है तो आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ एग्जैक्टली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, तीनों में से किसी भी दो के एग्जैक्ट एलिमेंट्स बताओ, तो ये उसका फॉर्मूला है। इजी है, सेम ही है, बस थ्री इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, ओह सॉरी, नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द एलिमेंट्स, वन ऑफ द एलिमेंट्स में एग्जैक्टली कितने होंगे वो फाइंड किया है। नाउ ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम से आप ये सारे फॉर्मूलाज प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आपका बहुत ज्यादा वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल सिंपल रिजल्ट्स हैं, आपको कुछ कुछ याद भी होंगे और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ कुछ ही प्रूफ करके दिखा रही हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, ए नहीं होगा बाकी होगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा, बी होगा इसमें, ये बी है इसमें ये ए है,
एंड बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज दिस पार्ट, इन दोनों का यूनियन आपको करना है। मींस यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। एग्जैक्टली यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन माइनस करना है। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला भी बिल्ड किया है। वैसे वेन डायग्राम बना बना के देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके अब कुछ लॉज हैं लाइक आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। मतलब ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे, ए का मतलब ये भी ए है, ये भी ए का ए बनाएंगे तो पूरा ए ही बन जाएगा ना। सिंपली इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए बनेगा। आइडेंटिटी लॉ, अगर मैं ए में 5 को ऐड करूंगा, 5 मीन 0 तो ए आएगा। अगर यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करूंगी तो ए आएगा। Okay, phi and union are identity elements for union and intersection respectively. Means phi मेरा union के लिए identity element है and union मेरा intersection के लिए identity element है. Okay, commutative simply A union B equals to B union A, A intersection B equals to B intersection A. Similarly symmetric पे भी ये जो property है लगती है। यूनियन पे सारी प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन पे लगा रहे हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सिमेट्रिक डिफरेंस में भी यूज कर रहे हैं। ओके यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस पे एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी यूज करके दिखाया हुआ है। एसोसिएटिव भी सेम है, ए यूनियन बी, देन उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करेंगे, देन उसका ए से यूनियन करेंगे। सिमिलरली उन्होंने सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन के साथ उसको करके दिखाया। आई डोंट थिंक इट्स ओके मुझे इन प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम से बना के आपको समझाने का नीड है। अगर ऐसा नीड आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मेंशन करें, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जरूर लेकर आऊंगी। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपली ब्रैकेट को ओपन करता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में हुआ ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। ओके डी मॉर्गन्स लॉ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डी मॉर्गन लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन को रिवर्स कर देगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, दैट विल बिकम यूनियन। ए माइनस बी एंड इसको कॉम्प्लीमेंट करके यूनियन होगा ए माइनस सी ब्रैकेट ओपन करके। इन्होंने ये डिमॉर्गन्स लॉ से बताई है चीजें। 7 में क्या है, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि देखने में तो ये इक्वल लग नहीं रहे ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, ये पूछना है कि बताओ ये जो है ये क्या इक्वल है, तो देख के तो मुझे लग रहा है नहीं है इक्वल, तो डायरेक्टली उस पर क्लिक नहीं करना है, राइट मार्क नहीं करना है कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल है। ऐसे करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसका वेन डायग्राम बना के देखेंगे। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को माइनस कर दो कंप्लीटली, मीन्स दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड। ओके अब ये मेरा ए माइनस बी डायरेक्टली आ चुका है। अब मैं फाइंड कर रही हूँ मेरा ए इंटरसेक्शन बी डैश। पहले बी डैश क्या होगा, ए बी डैश। ओके पहले मैं बता देती हूँ उसमें बी डैश आपका क्या होगा। बी डैश मतलब बी को हटा देना है पूरा, सिर्फ ए को ही इन्वॉल्व करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। बी डैश मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स दिस विल बी इंक्लूडेड, बी विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके इसमें यूनिवर्सल भी आ जाएगा। नाउ मुझे उसका इंटरसेक्शन करना है सिर्फ ए से। वी हैव टू डू इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश में मेरा यूनिवर्सल भी इंक्लूडेड है, तो अब मुझे उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है, तो इसमें से यूनिवर्सल हट जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। नाउ सी इसमें भी सिर्फ ए है, इसमें भी ए है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करने की नीड नहीं है। अगर आप वेन डायग्राम अच्छे से समझ गए हैं तो आपका कोई भी एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि आपके 4 ऑप्शन दे देता है, मीन्स ये 4 ऑप्शन देता है 1 2 3 4, आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। तो आप ऑप्शन जितने ऑप्शन दिए हैं उन सबका वेन डायग्राम बना के देख लीजिए, जो इक्वल आ रहे हैं वो ठीक है, जो इक्वल नहीं आ रहे उन पर टिक लगा देंगे। तो वेन डायग्राम अच्छे से कीजिए, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है ये इतना ज्यादा, आप थोड़ा सा टाइम देंगे वेन डायग्राम को तो पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ईजी है, ए में अगर मेरे 1,2 है एंड बी में मेरा 2,3 है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है मुझे इन एलिमेंट्स को। मीन्स मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 एंड 3 से होगा, मीन्स 1,2, सेकेंड एलिमेंट विल बी 1,3, थर्ड एलिमेंट विल बी 2,2 एंड फोर्थ एलिमेंट विल बी 2,3।
जस्ट प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स ए क्रॉस बी है मेरा, ए फाई है, बी फाई, देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू फाई। जस्ट मल्टीप्लाई मीन्स ए बी सी है, पी क्यू है, तो पहले ए का मल्टीप्लाई मैं इन दोनों एलिमेंट से करूंगी, फिर मैं बी का मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंट से करूंगी, फिर मैं सी का मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंट से करूंगी, और देन वी आई विल गेट दिस सेट। ए क्रॉस बी ऐसे होगा, एंड बी क्रॉस ए में क्या होगा, पी का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों से होगा, फिर क्यू का मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा। ओके, इन दिस वे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी, ए का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक तरीके से लगाया हुआ है इन्होंने, सिंपली ये भी ऐसे ही किया हुआ है। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, सिंपली ये भी सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए हुए हैं। बस आपको ये बताया हुआ है कि हमने ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी जहाँ पे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा था, हमारा यूनियन इंटरसेक्शन हो रहा था, इंटरसेक्शन यूनियन हो रहा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यूनियन यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में। ओके, अगर मेरा एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम क्या बोल रही है, ए क्रॉस बी मेरा इक्वल्स टू बी क्रॉस ए है, इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी है। ओके, ये प्रॉपर्टी मुझे ये बोल रही है, ये एक तरीके से रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं। देखो छोटे छोटे रिजल्ट्स अगर हम याद रखेंगे तो एग्जाम टाइम पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, इसीलिए हम ट्राई करो कि जितना ज्यादा छोटी छोटी चीजें आप याद रख सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर आप याद नहीं रखोगे तो वहां जाके आपको ड्राइव करके देखनी पड़ेगी, अगर आप ड्राइव करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका चला जाएगा। ओके, कुछ और थ्योरम्स है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ओके, सिंपली थ्योरम्स है, आप अगर देखेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब थ्योरम। ओके, ना रिलेशन आ चुका है, रिलेशंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, फिलहाल हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने बीच में छोड़ दिए थे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने टॉपिक अभी किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। रीड द क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथमेटिक्स, सो मैथ्स में कितने हैं 23, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 55, 24 in physics, 24 are in physics, 19 in chemistry, 12 in mathematics and physics। and लगा हुआ है तो हमने सीखा था कि and का मीन्स होता है इंटरसेक्शन, सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हमारे पास कितने हैं 12 है। नेक्स्ट 9 in mathematics, 9 in mathematics and chemistry। ओके, नेक्स्ट 7 in physics and chemistry, and 4 is in all three subjects, means maths, physics and chemistry। simple है। the number of students who have taken exactly one subject is, so Venn diagram अगर मैं तीनों का बनाना चाहूँ, इस तरीके से बनेगा, दिस इज माई मैथमेटिक्स, दिस इज माई फिजिक्स, दिस इज माई केमिस्ट्री। ओके, अब मुझे ये पार्ट बताना है, सिंपली ये पार्ट बताना है, ये पार्ट बताना है, who have taken exactly one subject। देखो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, जो हमने अभी रीड किया था, अभी पढ़ा था फॉर्मूला जिसमें एग्जैक्टली वन स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही थी, हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, और अगर हम चाहें तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू से भी हेल्प से कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, मीन्स आपको फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम टाइम में, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें से मेरा एम यूनियन पी माइनस हुआ है, पी यूनियन सी माइनस हुआ है, एंड एम यूनियन सी माइनस हुआ है, तो हम तीनों को वाले माइनस करके ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। ओके, करके ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो रहा है तो फॉर्मूला कीजिए, वरना मैं बोलूंगी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले आप ट्राई कीजिए वेन डायग्राम से करने का। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को जरूर कवर करूंगी। ओके, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2 इक्वल्स टू दिस। तो यूनियन मीन्स जो एलिमेंट्स इस सेट में है, बट ए मुझे ए फाइंड करना है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए एंड इस सेट का यूनियन, ये सेट आ रहा है मेरे पास, तो 1, 2 मेरे पास है, बचा क्या है मेरे पास 3, 5, 9, सिंपली यही सेट होगा फिर, ये आंसर। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ए सेट मेरा ये है, बी ये है, सी ये है, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए एंड बी में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स है, 3 है, 4 है और 10 है। देन ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए एंड सी में इंटरसेक्शन में क्या है 4 है
5, 6, 12, 14 और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 ही है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन कर देना है, तो सिंपली 3, 4, 10, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। दिस इज आंसर 3, 4, 10, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इजी था। अब ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम वाला सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप आगे कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपको होमवर्क में दूंगी, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो सकता है, हो सके घर पे। ओके, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। बी माइनस ए मतलब बी में से ए को माइनस कर दो तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला जाएगा, सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा। हो गया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, तो सिर्फ बी आंसर होगा, सिर्फ बी आंसर होगा। नहीं सॉरी, ए एंड बी में कुछ भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो फाई आंसर होगा इसका। ए एंड बी में मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी फाई। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल्स टू फाई, आंसर विल बी फाई। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट इन होमवर्क। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना। ओके पूरा इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों सर्कल्स नहीं आएंगे, बाकी पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स फाइव आंसर। बहुत सिंपल था ये तो, आंसर विल बी फाइव। फिर भी आप वेन डायग्राम से प्रॉपर तरीके से इसको करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उस टॉपिक को कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।